एक बात की कल्पना कीजिए। एक तरफ एक साधारण सा सफाई कर्मचारी है। उसने जीवन भर बस गाड़ियां ठीक की, फर्श साफ किए और कभी किसी बड़े कॉलेज का मुंह नहीं देखा। ठीक है। और दूसरी तरफ हार्वर्ड से पढ़ा हुआ एक बहुत ही टॉप लेवल का इन्वेस्टमेंट बैंकर है। उसके पास अर्थशास्त्र की बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं। हाँ, बिल्कुल। अब अगर मैं कहूं कि मरते वक्त वो साधारण सा सफाई कर्मचारी लगभग 65 करोड़ रुपयों की संपत्ति छोड़कर जाता है अरे बाप रे। और वो पढ़ा लिखा बैंकर पूरी तरह से दिवालिया हो जाता है, तो क्या इस बात पर यकीन करना संभव है? पहली बार सुनने में तो ये बिल्कुल किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है। हाँ, पर मजे की बात यह है कि ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। ये रोनाल्ड रीड और रिचर्ड फुस्कोन की एकदम सच्ची कहानी है। वाओ। और ये कहानी एक बहुत ही गहरा सवाल उठाती है। मतलब ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां एक बिना डिग्री वाला इंसान दुनिया के सबसे पढ़े लिखे विशेषज्ञ को इस तरह हरा सकता है? सही बात है। अगर कोई इंसान बिना पढ़ाई के हार्ट सर्जरी करने लगे तो तबाही तो तय है। बिल्कुल। या फिर रॉकेट साइंस में घुस जाए। लेकिन पैसे के मामले में नियम बिल्कुल अलग हैं। और यही वो बिंदु है जहां से हमारी आज की चर्चा की नींव पड़ती है। पारंपरिक दुनिया में हमें हमेशा यही सिखाया गया है कि पैसा पूरी तरह से गणित का विषय है। हाँ, वो स्प्रेडशीट, कैलकुलेटर और जटिल फॉर्मूले। एग्जैक्टली। लेकिन वो कहानी जो अभी हमने सुनी वो ये साबित करती है कि पैसे का असली खेल गणित में नहीं बल्कि मनोविज्ञान में खेला जाता है। मनोविज्ञान। आज हम जिस स्रोत सामग्री पर विचार कर रहे हैं, जो मुख्य रूप से मॉर्गन हाउसल की प्रसिद्ध किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के सिद्धांतों पर आधारित है। हाँ, और जो हाल ही में ऑडियो बुक्स विद कृष्ण द्वारा प्रकाशित एक बहुत ही पॉपुलर वीडियो समरी में भी बताया गया। बिल्कुल। तो उस सामग्री का मूल मिशन ही यही है। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि लोग पैसा कैसे कमाते हैं, बल्कि ये समझना है कि आखिर 90% लोग पैसे के मामले में फेल हो जाते हैं। मतलब ज्ञान की कमी इसका कारण नहीं है? जी नहीं, इसका कारण कुछ और ही है। और कैसे एक मजबूत मनी माइंडसेट विकसित किया जा सकता है, ये समझना सबसे जरूरी है। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं, क्योंकि ये जो बातें आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सिर्फ किसी एक वर्ग के लिए नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये छात्रों, 9 से 5 की नौकरी करने वालों और बड़े व्यापार मालिकों, मतलब सबके लिए समान रूप से बहुत काम की हैं। 100%। ये हम सभी की जिंदगी से जुड़ी बातें हैं। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि पैसा कमाने के बावजूद लोग आगे क्यों नहीं बढ़ पाते हैं? अक्सर हम सोचते हैं कि अगर कोई सही फॉर्मूला लगा दे तो बैंक बैलेंस हमेशा भरा रहेगा। हाँ, वो एक टिपिकल सोच है। पर असल जिंदगी में सीधा साधा गणित अचानक से बहुत उलझ जाता है। हम देखते हैं कि अच्छी खासी कमाई करने वाले बहुत ही इंटेलिजेंट लोग भी महीने के अंत में संघर्ष कर रहे होते हैं। तो अगर ये गणित नहीं है तो फिर ये क्या है? यहाँ जो बात सबसे अधिक आकर्षित करती है वो ये है कि पारंपरिक शिक्षा हमें पैसे का गणित तो सिखाती है, लेकिन पैसे का मनोविज्ञान कभी नहीं सिखाती। अच्छा? हाँ, हम एक ऐसे युग में हैं जहाँ इंटरनेट पर हर जगह निवेश करने के तरीके और धनवान बनने के नुस्खे मौजूद हैं। जानकारी की कोई कमी नहीं है। YouTube पर तो भरे पड़े हैं ऐसे वीडियो। बिल्कुल। फिर भी लोग आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं। इसका सीधा सा कारण ये है कि वित्तीय सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितना जानते हैं। तो किस बात पर निर्भर करती है? ये इस बात पर निर्भर करती है कि आप कैसा व्यवहार करते हैं। गलत वित्तीय निर्णय अक्सर जानकारी की कमी के कारण नहीं, बल्कि गलत व्यवहार और मनोवैज्ञानिक दबाव के कारण लिए जाते हैं। मुझे ये बात सुनकर एक बहुत ही दिलचस्प एनालॉजी याद आ रही है। हाँ, बताइए। क्या पैसे को संभालना बिल्कुल डाइटिंग या वजन कम करने जैसा नहीं है? अरे हाँ, ये बहुत ही सटीक तुलना है। मतलब दुनिया में सबको पता है कि वजन कैसे कम करना है। गणित बहुत आसान है, कैलोरी अंदर कैलोरी बाहर, है ना? बिल्कुल, एकदम सिंपल मैथ। सबको पता है कि जंक फूड नहीं खाना है, हरी सब्जियां खानी है। लेकिन जब मैदान पर होते हैं, जब ऑफिस में काम का भारी दबाव होता है और सामने कोई स्वादिष्ट पिज्जा आ जाए, हाँ, तो उस दबाव में वो अनुशासन बनाए रखना बिल्कुल अलग बात होती है। क्या हमारा दिमाग पैसे को लेकर भी उसी तरह काम करता है? मतलब अत्यधिक बुद्धिमान लोग भी पैसे के मामले में इतनी भयानक गलतियां क्यों करते हैं? ये तुलना सच में एकदम परफेक्ट है। अगर हम इसे हमारे विकासवादी इतिहास या एवोल्यूशन के नजरिए से देखें तो बात और भी साफ हो जाती है। वो कैसे? जैसे डाइटिंग में प्रॉब्लम ज्ञान की नहीं है, बल्कि इस बात की है कि हमारा शरीर अकाल के समय के लिए फैट स्टोर करने के लिए प्रोग्राम्ड है।
सर्वाइवल के लिए। बिल्कुल। जब सामने कोई मीठा या हाई कैलोरी खाना आता है तो हमारा आदिम मस्तिष्क डोपामाइन रिलीज करता है। हाँ, वो डोपामीन हिट। एग्जैक्टली। पैसे के मामले में भी ठीक ऐसा ही होता है। जब कोई पड़ोसी एक नई महंगी कार ले आए तो ईर्ष्या से कैसे बचना है ये हमें कोई स्कूल नहीं सिखाता। ये तो है। नया फोन या महंगे कपड़े खरीदने पर जो डोपामाइन हिट मिलता है ना, वो बचत करने के तार्किक विचार पर पूरी तरह भारी पड़ जाता है। नहीं, लेकिन एक मिनट रुको, ये बात थोड़ी सी उलझाने वाली है। अच्छा? मेरा मतलब है, हम इंसान एक बहुत ही बुद्धिमान प्रजाति हैं। हमने चांद पर कदम रखा है, इंटरनेट बनाया है। सही बात है। तो क्या एक समझदार इंसान इस डोपामीन हिट को अपने तर्क से नहीं दबा सकता? मतलब हाई आईक्यू वाले लोग भी इन मनोवैज्ञानिक दबावों के आगे घुटने क्यों टेक देते हैं? क्योंकि हमारा दिमाग स्प्रेडशीट पढ़ने के लिए इवॉल्व नहीं हुआ है। ओहो। ये सामाजिक स्थिति और सर्वाइवल को समझने के लिए बनाया है। जब हम समाज में दूसरों को कुछ खरीदते या एक खास लाइफस्टाइल जीते देखते हैं तो दिमाग उसे एक सोशल खतरे के रूप में दर्ज करता है। मतलब अगर मेरे पास वो गाड़ी नहीं है तो मैं समाज में पीछे रह गया। बिल्कुल। और हमारा अहंकार, सामाजिक दबाव, ये सब हमारे तार्किक दिमाग से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। वो जो बैंकर दिवालिया हुआ जिसके बारे में हमने शुरू में बात की, रिचर्ड फुस्कोन। हाँ, उसके पास दुनिया भर का वित्तीय ज्ञान था, लेकिन उसका अहंकार और समाज में अपनी हैसियत दिखाने की होड़ ने उसे जरूरत से ज्यादा कर्ज लेने पर मजबूर कर दिया। और वहीं दूसरी तरफ वो सफाई कर्मचारी। हाँ, उस पर ऐसा कोई सामाजिक दबाव नहीं था। वो चुपचाप दशकों तक अपनी छोटी छोटी बचत को निवेश करता रहा। यहाँ यह विषय वाकई बहुत दिलचस्प हो जाता है। अगर मुख्य समस्या हमारे व्यवहार की है तो सफलता और विफलता के बीच सोचने के तरीके में बुनियादी अंतर क्या है? ये सवाल हमें सीधा माइंडसेट की तरफ ले जाता है। हाँ, क्योंकि स्रोत सामग्री में अमीर और गरीब की सोच के फर्क पर बहुत जोर दिया गया है। ये भी कहा गया है कि ये किस्मत का नहीं, माइंडसेट का फर्क है। बिल्कुल सही। लेकिन क्या ये सिर्फ सकारात्मक सोचने का मामला है? मतलब मैं रोज सुबह उठकर पॉजिटिव थिंकिंग करूं कि मैं अमीर बन जाऊंगा तो क्या मैं बन जाऊंगा? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो क्या अमीर मानसिकता वाले लोग वास्तव में संकट के समय कुछ अलग कदम उठाते हैं? हाँ, ये केवल बैठकर पॉजिटिव थिंकिंग करने के बारे में नहीं है। एक मजबूत मनी माइंडसेट रातों रात परिणाम खोजने के बजाय धैर्य पर निर्भर करता है। धैर्य, जो कि आज के टाइम में बहुत कम लोगों के पास है। एग्जैक्टली। वीडियो समरी में लॉन्ग टर्म वेल्थ यानी लंबे समय की संपत्ति कैसे बनती है, इस पर बहुत फोकस किया गया है। गरीब मानसिकता अक्सर तत्काल संतुष्टि या इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तलाश करती है। आज पैसा मिला तो आज ही नया फोन ले लिया, हाँ, वीकेंड पे पार्टी कर ली। बिल्कुल। इसके विपरीत अमीर मानसिकता भविष्य के बड़े फायदे के लिए आज की छोटी इच्छाओं को टालने में यकीन रखती है, और यहीं पर कंपाउंडिंग की ताकत काम आती है। कंपाउंडिंग, ये शब्द सुनकर तो गणित की क्लास याद आ जाती है। हाँ, थोड़ा बोरिंग लगता है। सच में, मतलब बैंक में पैसा डालो और 20 साल भूल जाओ। इसमें वो रोमांच कहाँ है जो रोज ट्रेडिंग करने में होता है? पर सच बताऊं, असली संपत्ति निर्माण उबाऊ ही होता है। सच में? हाँ, लॉन्ग टर्म वेल्थ किसी जादू से नहीं बनती। ये लगातार सही दिशा में छोटे छोटे निर्णय लेने से बनती है। शुरुआत में कंपाउंडिंग के परिणाम बहुत छोटे, लगभग अदृश्य लग सकते हैं, जैसे कि कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। बिल्कुल। लेकिन अगर धैर्य बनाए रखा जाए तो समय के साथ वो छोटे निवेश एक विशाल संपत्ति बन जाते हैं। जब दुनिया में हलचल मची हो तब बिना कुछ किए चुपचाप बैठे रहना भी एक बहुत बड़ा कौशल है। ये तार्किक रूप से बिल्कुल सही लगता है, लेकिन अब मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा विरोधाभास पैदा हो रहा है। क्या? जब हम तार्किक रूप से जानते हैं कि लॉन्ग टर्म वेल्थ जरूरी है, जब हम जानते हैं कि बस धैर्य रखना है, तो फिर लोग बीच में ही रास्ता क्यों भटक जाते हैं? मतलब 90% लोग फेल क्यों हो रहे हैं? अगर सिर्फ इंतजार करना इतना आसान है तो फिर बाजार के गिरते ही लोग पागलों की तरह अपना नुकसान क्यों करवा बैठते हैं? इसका उत्तर हमारे इंसानी भावनाओं में छिपा है। सारांश में एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, पैसे में डर और लालच से कैसे बचें। डर और लालच? हाँ, ये 99% लोगों के फेल होने का सबसे बड़ा कारण है। जब बात पैसे की आती है तो ये दोनों भावनाएं हमारे सोचने समझने की पूरी क्षमता को खत्म कर देती हैं। इसे मैं थोड़ा अपने तरह से समझाता हूँ। मान लीजिए किसी ने शेयर बाजार में पैसा लगाया है। सब कुछ बहुत लॉजिकल लग रहा था। लेकिन फिर अचानक कोई ग्लोबल क्राइसिस आता है और बाजार लगातार गिरने लगता है, जैसे कोविड के टाइम हुआ था। एग्जैक्टली। तो यहाँ डर हावी हो जाता है।
वो व्यक्ति घबराकर अपना सारा इन्वेस्टमेंट भारी घाटे में बेच देता है। उसे लगता है सब कुछ जीरो हो जाएगा। बिल्कुल। और इसका उल्टा भी होता है। जब बाजार लगातार ऊपर जा रहा होता है, हर कोई पैसा कमा रहा होता है और पड़ोसी नई गाड़ी ला रहा होता है। हाँ, तो वो लालच इंसान को बिना सोचे समझे कर्ज लेकर भी इन्वेस्ट करने पर धकेलता है। क्या हम सच में पैसे के मामलों में एकदम आदिम इंसानों की तरह बर्ताव करते हैं? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो निवेश और पैसे की बचत वास्तव में भावनाओं को नियंत्रित करने का ही एक अभ्यास है। मतलब ये साइकोलॉजिकल लड़ाई ज्यादा है। पूरी तरह से। जब किसी का पोर्टफोलियो 30% गिरता है तो मस्तिष्क इसे सिर्फ एक गणितीय नुकसान नहीं मानता, हमारा दिमाग इसे एक फिजिकल खतरे के रूप में लेता है। जैसे जंगल में सामने शेर आ गया हो। बिल्कुल, वो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स ट्रिगर हो जाता है, शरीर में स्ट्रेस हार्मोन दौड़ने लगते हैं। अरे बाप रे। तो लोग घबराहट में सब बेच देते हैं। इसी तरह लालच यानी फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, हमें झुंड का हिस्सा बनने के लिए उकसाता है। क्योंकि इंसान अकेले पीछे छूट जाने से डरता है। सही कहा। डर और लालच स्वाभाविक मानवीय भावनाएं हैं, लेकिन वित्तीय स्वतंत्रता पाने के लिए इन प्रवृत्तियों को तर्क के अधीन लाना अनिवार्य है। तो मतलब जब सब घबरा रहे हों तब आपको शांत रहना है। हाँ, और यही सबसे मुश्किल काम है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि किसी ने अपनी भावनाओं पर कंट्रोल कर लिया। ठीक है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? इसके बाद क्या? वो कौन सा प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है जो किसी व्यक्ति को उन 10% सफल लोगों में लाकर खड़ा कर देता है? यहाँ हम वित्तीय स्वतंत्रता या फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं। स्रोत सामग्री में एक बहुत ही आकर्षक बात कही गई है, नींद में भी बैंक अकाउंट में पैसे आते रहें। पैसिव इनकम। हाँ, इसके लिए विभिन्न एसेट्स या संपत्तियों के निर्माण की बात कही गई है। पर मेरा सवाल ये है कि क्या एक साधारण इंसान जो सिर्फ अपनी 9 से 5 की नौकरी में उलझा है, वो इन एसेट्स का निर्माण कर सकता है? या फिर ये सिर्फ अमीरों का खेल है? एग्जैक्टली। क्या ये कोई आम आदमी कर सकता है? इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। अक्सर लोगों को लगता है कि नींद में पैसा कमाना कोई रातों रात अमीर बनने की स्कीम है। हाँ, वो यूट्यूब वाले स्कैम एड्स की तरह। बिल्कुल, लेकिन वास्तव में ये एसेट्स बनाने की एक बहुत ही व्यवस्थित प्रक्रिया है। एसेट कुछ भी हो सकता है, म्यूचुअल फंड, किराए की संपत्ति, कोई डिजिटल प्रोडक्ट। और हाँ, एक साधारण नौकरी पेशा व्यक्ति भी बिल्कुल ऐसा कर सकता है। लेकिन इसकी शुरुआत स्मार्ट स्पेंडिंग या समझदारी से खर्च करने की कला से होती है। स्मार्ट स्पेंडिंग? तो क्या इसका मतलब है कि अपनी सारी इच्छाओं तो मार देना और पाई बचाना, कंजूस बन जाना? नहीं, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब अंधाधुंध पैसा कमाना या कंजूस की तरह जीना नहीं है। तो फिर क्या है? दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो लाखों कमाते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से कर्ज में डूबे हुए हैं। हाँ, क्रेडिट कार्ड बिल्स। बिल्कुल, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी जीवन शैली उनकी कमाई के साथ साथ बढ़ती जाती है। इसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। मतलब जैसी सैलरी बढ़ी वैसी खर्चे बढ़ा दिए। एग्जैक्टली। किसी को प्रमोशन मिला तो उसे लगता है कि अब एक बड़ी कार और महंगा फोन होना ही चाहिए। जो कल तक लग्जरी थी वो आज जरूरत बन जाती है। और सेविंग्स वहीं की वहीं जीरो। हाँ, स्मार्ट स्पेंडिंग का अर्थ है अपनी जीवन शैली पर इस तरह नियंत्रण पाना कि आपके द्वारा बनाए गए छोटे छोटे निवेश भविष्य में आपके लिए काम कर सकें। समझ गया। जब आप दिखावे के लिए गैर जरूरी चीजें खरीदना बंद करते हैं तो जो पैसा बचता है उसे आप एसेट्स में लगा सकते हैं। ये लाइफस्टाइल का जाल सच में खतरनाक है। एक और बात जिसने मुझे बहुत चौंकाया। क्या? स्रोत में कहा गया है कि अमीर लोग कर्ज मतलब डेप्ट का बहुत समझदारी से उपयोग करते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। पर बचपन से तो हमें यही सिखाया गया है कि कर्ज लेना बुरी बात है, जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारो। बिल्कुल। तो फिर ये अमीर लोग कर्ज का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? क्या कर्ज लेना कभी अच्छा भी हो सकता है? कर्ज अपने आप में न तो अच्छा है और न ही बुरा, ये सिर्फ एक टूल है। अच्छा। गरीब या मध्यम वर्ग अक्सर कर्ज का उपयोग उन चीजों को खरीदने के लिए करता है जिनकी कीमत समय के साथ गिरती है, जैसे नई कार, बड़ा टीवी, फोन EMI पर लेना। हाँ, ये बैड डेट है। आप ऐसी चीज के लिए ब्याज दे रहे हैं जिसकी अपनी कीमत कम हो रही है। तो गुड डेट क्या होता है? अमीर लोग कर्ज का उपयोग एक लीवरेज की तरह करते हैं। मान लीजिए किसी ने 8% ब्याज पर कर्ज लिया। ठीक है। लेकिन वो उस पैसे से टीवी नहीं खरीदता, वो उसे किसी व्यापार या रियल एस्टेट में लगाता है जो उसे सालाना 12 या 15% का रिटर्न दे। ओह, मतलब वो दूसरों के पैसे से अपना प्रॉफिट बना रहा है।
एग्जैक्टली इसे वित्तीय साक्षरता कहते हैं। वाह, ये वाकई सोचने का तरीका पूरी तरह पलट देता है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि पैसा केवल बैंक खाते में मौजूद कोई नंबर नहीं है। ये हमारे धैर्य, हमारे मनोविज्ञान और हमारी आदतों का सीधा रिफ्लेक्शन है। बिल्कुल सही। 90% लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि वे गणित में कमजोर हैं, वे इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वे अपनी भावनाओं से हार जाते हैं। एकदम सटीक निष्कर्ष है। सफलता इस बात में है कि आप लालच और डर के समय खुद को कितना शांत रख सकते हैं। बहुत ही शानदार विश्लेषण। इस पूरी चर्चा ने वित्तीय साक्षरता को देखने का एक नया नजरिया दिया है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। आज के इस गहरे विश्लेषण को खत्म करते हुए मैं श्रोताओं के मन में एक अंतिम विचार छोड़ना चाहूंगा। बिल्कुल, बताइए। जो हमारे स्रोत सामग्री पर ही आधारित है। जरा सोचिए, क्या होगा यदि धन का अंतिम लक्ष्य महंगी गाड़ियां या विलासिता का जीवन खरीदना नहीं, बल्कि अपने समय पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करना है। ये बहुत गहरी बात है। जब हम कोई गैर जरूरी वस्तु खरीदते हैं जी, तो क्या हम वास्तव में सिर्फ उस वस्तु की कीमत चुका रहे हैं, या हम अपनी भविष्य की स्वतंत्रता का एक हिस्सा बेच रहे हैं? मतलब हम अपना आने वाला समय बेच रहे हैं। एग्जैक्टली। ये एक ऐसा विचार है जिस पर हर व्यक्ति को गहराई से सोचना चाहिए कि क्या हम चीजें खरीद रहे हैं या अपनी आजादी बेच रहे हैं। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है।